हर सेकंड ना, लिटरली हर एक सेकंड लाखों लोग यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीम कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स पर नए शोज बिंज वॉच हो रहे होते हैं और अनगिनती रिक्वेस्ट लगातार सर्वर को हिट कर रही होती हैं। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर इतना हैवी और मैसिव ट्रैफिक मैनेज कैसे होता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे छुपे उस इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को बहुत ही डीपली और एकदम सरल भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस कोर मिस्ट्री को खोलते हैं। जरा सोचिए, अगर एक आम कंप्यूटर पर हम एक साथ बहुत सारे टैब्स खोल दें तो क्या होता है? वो लिटरली एक टेक ऑफ करने वाले जेट इंजन की तरह आवाज करने लगता है और अगले ही पल कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया भर से मिलियंस ऑफ यूजर्स एक ही वक्त पर प्ले बटन दबाते हैं तो ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रैश क्यों नहीं होते? आखिर वो कौन सा जादू है जो इन्हें बिना रुके लगातार चलाए रखता है? आज के इस सफर को हमने 6 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, सिंगल सर्वर की समस्या। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के साथ स्केलिंग। तीसरा, डेटाबेसेस, माइक्रोसर्विसेज और कंटेनर्स। चौथा, ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा, एक वीडियो का पूरा सफर। और आखिर में हम उन कोर्सेज की बात करेंगे जो इस फील्ड में मास्टरी दिला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी सिंगल सर्वर की समस्या। यहां हम एक अकेली मशीन की लिमिटेशंस को समझेंगे। अब अगर हम सिर्फ एक सिंगल सर्वर का इस्तेमाल करें और उस पर अचानक लाखों रिक्वेस्ट्स एक साथ आ जाएं, तो गैस कीजिए क्या होगा? स्थिति बिल्कुल एक जलते हुए टोस्टर जैसी हो जाती है। सीपीयू इतने सारे कमांड्स को एक साथ प्रोसेस ही नहीं कर पाता और वो आने वाली रिक्वेस्ट्स को एक एंडलेस क्यू में डालने लगता है। देखते ही देखते मेमोरी कंप्लीटली फुल हो जाती है और आखिरकार सिस्टम इन रिक्वेस्ट्स को ड्रॉप करके पूरी तरह क्रैश कर जाता है। बेसिकली एक सिंगल मशीन इतनी मैसिव डिजिटल आबादी का बोझ बिल्कुल नहीं उठा सकती। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के साथ स्केलिंग। चलिए देखते हैं कि इस मैसिव वर्कलोड को सर्वाइव करने के लिए आखिर बांटा कैसे जाता है। तो ये लोड आखिर बांटा कैसे जाता है? इस पूरे सिस्टम का जो रियल हीरो है ना, वो है लोड बैलेंसर। जैसे ही ट्रैफिक या यूजर रिक्वेस्ट्स आती है, वो सीधे किसी एक सर्वर से नहीं टकराती। ये लोड बैलेंसर बिल्कुल एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। ये कंटिन्यूसली हेल्थ चेक्स करता रहता है, ये देखने के लिए कि किस सर्वर के पास जगह खाली है और कौन सा सर्वर ठीक चल रहा है। फिर ये उस ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई एक सर्वर ओवरलोड नहीं होता और बाय चांस अगर एक मशीन फेल भी हो जाए तो बाकी सर्वर्स इंस्टेंटली काम संभाल लेते हैं। अब ये भी फैक्ट है कि इंटरनेट पर ट्रैफिक हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। मान लीजिए कोई लाइव क्रिकेट मैच का फाइनल चल रहा है, या किसी बहुत ही एंटिसिपेटेड नेटफ्लिक्स शो का नया सीजन ड्रॉप हुआ है, या अचानक कोई वीडियो वायरल हो गया। ऐसी सिचुएशन में ट्रैफिक रॉकेट की तरह शूटअप करता है। यहां एंट्री होती है ऑटो स्केलिंग की। ये क्लाउड सिस्टम्स लगातार अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही उन्हें ट्रैफिक में अचानक स्पाइक दिखता है, वो ऑटोमेटिकली और नए सर्वर्स जोड़ देते हैं। और कमाल की बात देखिए, जब भीड़ वापस कम हो जाती है तो वो उन एक्स्ट्रा सर्वर्स को हटा भी देते हैं। ये सब कुछ परफेक्टली ऑटोमेटिकली होता है। एक और जरूरी चीज, वीडियोस नॉर्मली बहुत ही हैवी फाइल्स होती हैं। अगर इंडिया में बैठकर किसी को वीडियो देखनी हो और वो फाइल हर बार अमेरिका के किसी सर्वर से लोड हो, तो लगातार बफरिंग होती रहेगी और व्यूइंग एक्सपीरियंस पूरी तरह खराब हो जाएगा। यहीं पर CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क काम आता है। ये सिस्टम क्या करता है कि बड़ी फाइल्स की अलग अलग कॉपीज को दुनिया भर में अलग अलग लोकल सर्वर्स पर पहले से स्टोर करके रखता है। इससे वीडियो किसी दूर के सर्वर की बजाय बिल्कुल पास की लोकेशन से ही डिलीवर हो जाती है। रिजल्ट, लेटेंसी और बफरिंग बिल्कुल गायब। सीमलेस प्लेबैक के लिए ये लोकल डिलीवरी एकदम क्रूशियल है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डेटाबेसेस, माइक्रोसर्विसेज और कंटेनर्स। यहां से इस आर्किटेक्चर का इंटरनल ढांचा शुरू होता है। एक वक्त था जब पूरी की पूरी एप्लीकेशन बस एक जाइंट बल्कि सॉफ्टवेयर का टुकड़ा हुआ करती थी। लेकिन आज के मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स टोटली माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर पे चलते हैं। इसका बेसिक मतलब यह है कि पूरी एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों में तोड़ दिया गया है। जैसे लॉगिन का सिस्टम अलग है, रिकमेंडेशन इंजन अलग, स्ट्रीमिंग अलग और पेमेंट्स बिल्कुल अलग। हर सर्विस आज़ाद है और APIs के जरिए एक दूसरे से बात करती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि अगर पेमेंट सिस्टम में कोई इशू आ भी जाए तो वीडियो स्ट्रीम होना बंद नहीं होगा। और हाँ, इनके ठीक पीछे होते हैं मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जहां यूजर्स की हिस्ट्री और लाइक्स का पूरा डेटा सेफली स्टोर होता है। अब इन सारी छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज को परफेक्टली सेफ और आज़ाद चलाने के लिए इन्हें कंटेनर्स नाम के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में रखा जाता है। पर जरा सोचिए, हजारों कंटेनर्स को एक साथ मैनेज कौन करेगा?
यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है जिसे क्यूबरनेटिस कहते हैं। क्यूबरनेटिस बेसिकली एक ऐसे टायरलेस और हाइपर एक्टिव मैनेजर की तरह है जो 24/7 ड्यूटी पर है। ये लगातार इन वर्कलोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और अगर गलती से कोई कंटेनर फेल हो जाए तो किसी को नोटिस होने से पहले ही उसे ऑटोमेटिकली रिप्लेस करके रिस्टार्ट कर देता है। ये इस मैसिव स्केल पर सिस्टम को फेल होने से बचाने का असली मास्टरमाइंड है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली हमारे इंटरनेट का एकदम फिजिकल फाउंडेशन है। अब इतना तो क्लियर है कि दुनिया भर में अपने डेटा सेंटर्स लगाना, फिजिकल सर्वर्स सेटअप करना, उनकी कूलिंग और नेटवर्किंग मेंटेन करना, ये किसी भी सिंगल कंपनी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आजकल लगभग सारी बड़ी कंपनीज मैनेज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करती हैं। क्लाउड उन्हें लिटरली रातों रात इन्फिनिट स्केलेबिलिटी और एक बना बनाया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है। इस पूरे मैनेज सेटअप का एक बहुत बड़ा और शानदार फायदा यह है कि अगर किसी एक रीजन की पावर टोटली चली भी जाए तो भी सिस्टम ऑटोमैटिकली और इंस्टेंटली ट्रैफिक को दूसरे रीजन में रीडायरेक्ट कर देता है, बिना किसी यूजर को पता चले। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, एक वीडियो का सफर। अब वक्त है इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखने का। तो अभी तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे क्रोनोलॉजिकल फ्लो में देखते हैं। जैसे ही कोई ऐप ओपन होता है, सबसे पहले डीएनएस एकदम करीबी सर्वर ढूंढ निकालता है। फिर लोड बैलेंसर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह उस रिक्वेस्ट को बिना ओवरलोड किए सही सर्वर की तरफ राउट करता है। उसके बाद वहां की बैकएंड सर्विसेज तुरंत एक्टिव होकर रिकमेंडेशंस प्रोसेस करती हैं और फाइनली करीब का सीडीएन नेटवर्क उस हैवी वीडियो फाइल को डिलीवर कर देता है और बूम, एकदम स्मूथ स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स और लंबा सफर आंख झपकने से पहले यानी बस कुछ ही मिलीसेकंड्स में सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। अनबिलीवेबल, राइट? और अब हमारा आखिरी और छठा सेक्शन, गूगल क्लाउड ट्रेनिंग कोर्सेस। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को एक्चुअली मास्टर करना है तो शुरुआत कहां से की जाए? अगर इस फील्ड में डीपली प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो ये दो बेहतरीन कोर्सेज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला है GCP लेवल 1। ये कोर्स सिर्फ ऊपर ऊपर की थियरी नहीं है, बल्कि इसमें गूगल क्लाउड के बिल्कुल कोर फंडामेंटल्स क्लियर किए जाते हैं। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म को समझने की एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करता है। उसके बाद ठीक अगला स्टेप आता है GCP लेवल 2, जो उनके लिए डिजाइन किया गया है जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को क्लाउड पर कॉन्फिडेंटली डिप्लॉय करना चाहते हैं। इस लेवल में डिटेल में सिखाया जाता है कि आखिर कुबरनेटिस का यूज करके क्लस्टर्स को कैसे ऑर्केस्ट्रेट करें, क्लाउड रन के जरिए मॉडर्न सर्वलेस कंटेनर्स कैसे डिप्लॉय किए जाते हैं और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से सॉफ्टवेयर पैकेजेस को सिक्योरली मेंटेन करना कितना जरूरी है। बेसिकली लेवल 1 की फाउंडेशनल नॉलेज से लेकर लेवल 2 के एडवांस्ड रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट टूल्स तक ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोफेशनल रोड मैप है। इस इनविजिबल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली मास्टर करना सच में आने वाले कल के डिजिटल वर्ल्ड को एक नया रूप देगा। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है कि इस विशाल क्लाउड नेटवर्क की आगे चलकर और क्या-क्या अनगिनत संभावनाएं हो सकती हैं। तब तक ऐसे ही नया सीखना और इस टेक जर्नी में आगे बढ़ना जारी रखिए।